दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत हम इन सवालों पे चर्चा करेंगे। इन सभी सवालों को साथ ही साथ करते जाएंगे, ठीक है। चलो, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। इसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, जो कि संविधान के निर्माण से संबंधित था। 22 जनवरी 1948 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया और इसी को संविधान के अंतिम चरण में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ प्रस्तावना के रूप में संविधान में दर्ज कर लिया गया। अमेरिका पहला देश था जिसने संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया है, और हमने भी प्रस्तावना की जो दर्शन है अमेरिकी संविधान से ली है, जबकि संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। अब शुरू करते हैं हम अपना मेन टॉपिक। प्रस्तावना से हमें पता क्या चलता है। संविधान की ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें प्रस्तावना से पता चल जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है संविधान के स्रोत, दूसरी चीज़ है सरकार का स्वरूप, तीसरा है संविधान के उद्देश्य, चौथी चीज़ पता चलती है हमें वो है संविधान की तिथि, संविधान के लागू होने की तिथि। अब एक एक करके इन पे चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसे शब्द हैं, इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहले की संविधान का स्रोत भारत की जनता है और दूसरा की जनता ही सर्वोच्च है। प्रस्तावना में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, जहाँ भारत की सरकार कैसी होगी। भारत की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक संप्रभु देश होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। अब हम इनके एक एक करके सभी का अर्थ देख लेंगे। पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कोई भी देश अपने आंतरिक और बाहरी मामले में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। जैसे चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, चाहे प्याज के आयात और निर्यात पे पाबंदी लगाना हो, इंडिया संप्रभु है, इस पे किसी का दबाव नहीं है। समाजवाद का अर्थ है कि जितने भी आर्थिक क्षेत्र होते हैं, आर्थिक संसाधन होते हैं, सभी पर सरकार का नियंत्रण होता है और निजी संपत्ति कम से कम होती है। ये भारत के हिसाब से समाजवाद की परिभाषा है। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। हमारे देश में पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म से कोई भी देश निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म को दबाएगा। वेस्टर्न कल्चर में धर्म निरपेक्ष होता है, उसका अर्थ होता है कि पब्लिक पे धार्मिक कार्य करने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है और सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगला शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब तो सभी जानते ही है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। अब शब्द आता है गणतंत्र। गणतंत्र वो देश होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का मुखिया निर्वाचित होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य, जबकि इंग्लैंड केवल लोकतंत्र है, ना कि गणराज्य, क्योंकि वहाँ राजा का चुनाव नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। अगला टॉपिक है संविधान के उद्देश्य। संविधान का सबसे पहला उद्देश्य है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इन सब का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि जाति, लिंग, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव ना होना, ना ही किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होना, ना ही उनको कोई स्पेशल राइट होना, पिछड़ों और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक आधार पर भेदभाव ना करना और संपत्ति की असमानता को दूर करना। सामाजिक आर्थिक न्याय के मिश्रित रूप को अनुपातिक न्याय भी कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक आर्थिक न्याय का जनक कहा जाता है।
उनके अनुसार जब तक समाज में भेदभाव रहेगा तब तक राजनीतिक न्याय का कोई अर्थ नहीं होता। अगला न्याय है राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ है कि राजनीति में भाग लेने का अधिकार, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो। जैसे कि आपको पहले ही बताया, इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। न्याय के बाद प्रस्तावना का अगला उद्देश्य है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इनमें से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19 में भी मिलता है, जो कि फंडामेंटल राइट है। इसी प्रकार धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मिलता है। न्याय और स्वतंत्रता के बाद अगला उद्देश्य है समानता। प्रस्तावना में अवसर और प्रतिष्ठा की समानता दी गई है। प्रस्तावना में एक और शब्द बंधुत्व का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भाईचारा बनाए रखना। अंतिम चीज जो हमें संविधान से पता चलती है वो है संविधान लागू होने की तिथि। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। अंगीकृत का मतलब है कि संविधान का स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब है कि संविधान को लागू करना, जबकि आत्म अर्पित का मतलब है कि अपने आप को सौंप देना। दोस्तों, अभी तक हमने संविधान के स्रोत पे बात की है, जो कि जनता है। सरकार के स्वरूप पे बात की है, वो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। संविधान के उद्देश्य पे बात की है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। बंधुता का अर्थ जाना है, और अंत में हमने देखा है कि संविधान लागू होने की तिथि, जो कि 26 नवंबर 1949 है। बात करते हैं प्रस्तावना के महत्व पर। संविधान सभा के सदस्य ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा को सबसे महत्वपूर्ण भाग माना है। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का आभूषण कहा, संविधान का सबसे जटिल अंग भी कहा है। के.एम. मुंशी ने इसे संविधान का भाग्यफल भी कहा है। नानी पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, जबकि संविधान विशेषज्ञ अर्नस्ट वार्कन ने इसे संविधान की कुंजी कहा है तथा संविधान निर्माताओं का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता कहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसे देखने के लिए हम दो बातों पे चर्चा करेंगे। पहला है बेरूवाड़ीवाद 1960 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। परंतु यहाँ एक बात नोट करने योग्य है कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, परंतु इसका प्रभाव संविधान के अन्य उपबंधों की तरह नहीं है। अब अंतिम प्रश्न उठता है कि क्या प्रस्तावना में 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु संविधान की मूलभूत संरचना के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।